नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट दोनों पे बेस्ड एक थ्योरम देखने वाले हैं। हम लोग ये बोलने वाले हैं कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट मतलब आईडीपी और ईडीपी में क्या रिलेशन होता है, वो दोनों आपस में किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, उसको ही समझने के लिए आज हम लोग आज का टॉपिक देखने वाले हैं। और आज के टॉपिक में एक थ्योरम चलेगी। हम लोग एक थ्योरम देखेंगे कि आईडीपी और ईडीपी में कैसा रिलेशन होता है, और बाकी दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा तो वहां से प्लीज देख के फिर आप इसे समझिएगा, क्योंकि आपको वो नहीं पता होगा तो ये समझने में कोई फायदा नहीं होगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम में आपको स्टेटमेंट लिख के सीधा समझाते हैं। स्टेटमेंट देखिए, पहले लिख दें यहाँ पर। हमारा जो है वो आज थ्योरम चलेगा, उसके अंदर स्टेटमेंट देखिए। बहुत आसान थ्योरम है, एग्जामिनेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ थ्योरम होती हैं जो एग्जाम में ज्यादा बार रिपीट की जाती है, तो इसलिए उनको बोल दिया जाता है कि एग्जामिनेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो आई है, ये भी एक दो बार तो आई है, तो इसलिए इसको पूछा गया है। देखिए इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि इफ जी इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इफ जी इज द आईडीपी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सबग्रुप H1 H2 H1 H2 H3 Hn, then G is isomorphic, then G is isomorphic to H1 क्रॉस, या फिर ऐसा बोलता हूँ, G is isomorphic to its external डायरेक्ट प्रोडक्ट। देखिए बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट आपको ये कहता है कि अगर मान लीजिए G कोई भी एक ग्रुप है जो कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है अपने सब ग्रुप का, तो वो G आपका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है अपने सब ग्रुप का, तो वो आपका आइसोमॉर्फिक होगा। मतलब वो जी आपका आइसोमॉर्फिक होगा अपने इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ। इसका मतलब जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है, आईडीपी होता है, वो आइसोमॉर्फिक होता है ईडीपी के साथ। समझ आया? आईडीपी जो होता है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो होता है, वो आइसोमॉर्फिक होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ। तो वही सिंपल वो कंडीशन यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपका जी एक आईडीपी है अपने सब ग्रुप का, तो ये वाला जी जो होगा आइसोमॉर्फिक होगा किस चीज का? ईडीपी का। तो हम लोग इसे देखते हैं। क्वेश्चन उम्मीद है समझ आ गया। वो कुछ नहीं है यार, जी आपका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, वो आपको आना चाहिए। जी आपका आईडीपी है और ईडीपी आना चाहिए, आपको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि जो आईडीपी वाला रिलेशन होता है, जो आईडीपी होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है। आईडीपी 1:1 होता है ईडीपी के साथ, आईडीपी ऑन टू होता है ईडीपी के साथ, आईडीपी होमोमॉर्फिज्म होता है ईडीपी के साथ। हमें ये तीनों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो दिखाना है ना कि आईडीपी आइसोमॉर्फिक है किसके साथ? ईडीपी के साथ। तो हमें यही तो दिखाना पड़ेगा कि जो हमारा आईडीपी है वो 1:1 है, वो आईडीपी ऑन टू है, वो आईडीपी होमो है किसके साथ? ईडीपी के साथ। यही तीन कंडीशन तो दिखानी पड़ेगी, तो हम लोग इसे दिखा देंगे। लेकिन आप इस चीज को काफी अच्छे से जानते हो, उसका थ्योरम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। हम लोगों ने एक रिजल्ट देखा था कि अगर A आइसोमॉर्फिक होता है B के, तो B भी आइसोमॉर्फिक होता है A के। मतलब अपोजिट कंडीशन चलती है, रिवर्स कंडीशन चलती है कि अगर G1 आइसोमॉर्फिक है G2 के, तो G2 आइसोमॉर्फिक होगा G1 के। अगर यहाँ पर आईडीपी आइसोमॉर्फिक है एडीपी के, तो ईडीपी भी आइसोमॉर्फिक होगा किस चीज के? ईडीपी भी आइसोमॉर्फिक होगा आईडीपी के। समझ रहे हो? ये रिवर्स वाली कंडीशन भी चलती है। तो हम लोग इस थ्योरम को रिवर्स वाली कंडीशन से ही प्रूव करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि जो आइसोमॉर्फिक टॉपिक वाला रिलेशन होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, और इक्विवेलेंस रिलेशन में सेकंड नंबर की कंडीशन आई थी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन यही कहता है कि अगर A इज रिलेटेड टू B, देन B इज आल्सो रिलेटेड टू ए। तो हम लोग यहाँ पर यही देखेंगे। उसने बोला है कि आईडीपी जो होगा, आईडीपी का मतलब जी, क्योंकि जी को आईडीपी बोल रहा है, जी जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा ईडीपी के। तो हम लोग इसका रिवर्स देखेंगे। हम लोग ये बताएंगे कि ईडीपी जो है वो आइसोमॉर्फिक है जी के, और अगर हमने ये बता दिया, देन बाय रिवर्स कंडीशन, बाय सिमेट्रिक कंडीशन वी कैन से दैट आईडीपी इज आल्सो आइसोमॉर्फिक टू ईडीपी। समझ आया? तो हम लोग इसका रिवर्स प्रूफ देखेंगे। और बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। काफी इजी प्रूफ है। हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर, इसका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है।
हम लोगों ने मान लिया हमारे पास कोई एक फंक्शन है, जनरली कोई भी एक फंक्शन है 5 जो कि बिलोंग कर रहा है, जिसकी मैपिंग हो रही है मान लीजिए टी से लेकर जी तक, टी से लेकर जी तक, जहां पर जी तो आप जानते हो आपका आईडीपी है, इंटरनेट डायरेक्ट प्रोडक्ट है, लेकिन जो आपका टी है कैपिटल टी वो कुछ इस तरीके से है H1 क्रॉस, क्योंकि ईडीपी है ना, ईडीपी के लिए क्या करोगे, उसके सब ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन लोगे, तो यह सिंपल आपका जो टी है वो कुछ इस तरीके से है H1 क्रॉस H2 क्रॉस H3 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस HN। ये समझ आया। हम लोगों ने ईडीपी में हम लोग ग्रुप लेते हैं, हम लोग इस चीज को काफी अच्छे से जानते हैं कि ईडीपी में हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसका रिलेशन आईडीपी के साथ निकाल रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हम लोग ईडीपी में क्या करते हैं, हम लोग ग्रुप का कार्टेशियन लेते हैं तो एक नया ग्रुप बनता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आईडीपी के ऊपर काम कर रहे हैं और आईडीपी अपने सब ग्रुप पे लगता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ईडीपी में भी उसी सब ग्रुप को लेके चल रहे हैं। ये समझ आया। और हर एक सब ग्रुप खुद एक ग्रुप होता है, इसलिए हमारी वो वाली कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। समझ आया क्या बोल दिया मैंने ये बोल दिया कि हमारा जो ईडीपी होता है उसमें हम लोग G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 ऐसे करते करते क्रॉस Gn की मल्टी, या चलो मान लो से G1 ही लिख दो, क्यों कंफ्यूज हो गए, फिर छोड़ो। वैसे मैं बता देता आपको तो काफी अच्छा समझ आ जाता, कुछ नई बात पता चल जाती, बता दे रहा हूँ अभी। मान लो यहाँ पर G3 डॉट 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 आपने Gn ही लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। मैं यहाँ बता रहा था कि अगर आपने मान लो H1 H2 H3 ऐसे करते करते Hn यहाँ पे लिख दिया, तो उसे लिखने का आपको ये मतलब है कि यहाँ पर ईडीपी में तो जी लेते हैं, लेकिन आपने एच लिखा, तो उसको इसलिए लिखा क्योंकि आईडीपी में आप यहाँ पर सब ग्रुप का आईडीपी निकालते हो और हम लोग उसी के साथ उसका रिलेशन निकाल रहे हैं आइसोमॉर्फिक, तो हम लोग यहाँ पर H1 H2 लिख देते हैं क्योंकि सब ग्रुप खुद एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमारी वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। ये आपको समझ आया, तो वो इसलिए रीजन था। लेकिन आप यहाँ पे जी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना पुराना बेस लेके चलिए, कुछ अजीब सा वो नहीं होना चाहिए। तो आपको ये समझ आया कि जी आपका एक आईडीपी है और टी आपका कुछ इस तरीके से एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। इसका मतलब इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, इसमें एलिमेंट कुछ ऐसे आते हैं, मान लीजिए G1 या फिर कोई नाम दे दो X1 X2 करके, ये आसान रहेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं X1 X2 X3 डॉट 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 यहाँ पर Xn। इस तरीके का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आता है जहां पर हर एक xi जो है वो बिलोंग कर रहा है gi में। ये आपको समझ आया, i 1 से लेकर n के बीच में, वो तो नॉर्मल सी बात है। और आईडीपी तो आपको पता ही है, आईडीपी में दो कंडीशन आती है, पहला कम्यूट होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव लगता है, और दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये वाली थी आईडीपी की कि वो जो जी है उसको यूनिकली एक्सप्रेस करा जा सकता है, मतलब जी के एलिमेंट को सिर्फ एक ही तरीका है एक्सप्रेस करने का उसके सब ग्रुप के कंडीशन में, और कोई तरीका नहीं है। दोनों कंडीशन आईडीपी की आपको पता होनी चाहिए। और ये ईडीपी का जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट था उसका तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। ये आपको समझ आया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस टी में एलिमेंट पुट करेंगे, हम लोग टी पुट करेंगे तो हम लोगों को जी मिलेगा, तो टी के पास एलिमेंट कुछ इस तरीके से हैं, तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन में पुट करेंगे 5 सच दैट x1 x2 x3 डॉट 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 xn। ये हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो रिजल्ट में हमें मिलेगा सिंपल सिंपल लिख दे रहा हूँ, कोई भी जनरल नाम लिख दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए रिजल्ट में हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा सिंपल, क्योंकि ये आईडीपी जो होगा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देगा, वो कोई कार्टेशियन नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ उनके सब ग्रुप के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करवा देता है। तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट 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 xn। ये समझ आया। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है, यहाँ पर मैंने x1 x2 से लेकर xn ही क्यों ले लिया, ये रीजन यहाँ पर आ जाता है कि मैंने x1 x2 से लेकर xn ही क्यों ले लिया, क्योंकि x जो था वो तो gi में बिलोंग कर रहा था, तो इसलिए मैंने वहां पर hi लिया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम लोग h उसके जो है आईडीपी के साथ रिलेशन निकाल रहे हैं, आईडीपी सब ग्रुप का निकलता है। ये समझ आया। तो वहां पर ये वाला कॉन्ट्रडिक्शन होता, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर hi ही ले लिया था, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको फिर भी gi लिख दिया। तो यहाँ पर hi लेना बेटर होगा काफी g के मुकाबले। ये आपको समझ आया, तो हम लोग hi ले लेते हैं। तो ये वाला प्रूफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका H1 क्रॉस H2 क्रॉस H3 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस HN, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका HI। क्या ये बात से आप सहमत हो? पक्का? ठीक है। तो हम लोगों ने वही एलिमेंट ले लिया कि x जो है H1 में होगा, H2 H2 में होगा, X3 H3 में होगा, इस तरीके से Xn Hn में होगा। हम लोग इस तरीके का एलिमेंट पुट करेंगे तो रिजल्ट में हमें
आउटपुट में हमें इस तरीके का एलिमेंट मिलेगा। अब हमें इस वाले एलिमेंट को 1 1 दिखाना है, फिर ऑन टू दिखाना है और फिर अपने रिजल्ट में होमो दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले जो कंडीशन आएगी वो हमारी 1 1 वाली कंडीशन चलेगी। 1 1 वाली कंडीशन काफी अच्छे से जानते हो कि अगर कोई दो फंक्शन आपस में बराबर है, जैसे मान लो 5x बराबर है 5y के, तो आपका रिजल्ट x बराबर y आना चाहिए। fx बराबर है fy के, तो x बराबर y आना चाहिए। 1 1 की कंडीशन यही तो होती है कि अगर आपके कोई दो फंक्शन आपस में बराबर है, इसका मतलब उसका डोमेन भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर यही करेंगे। हम मान लेंगे कि जो हमने फाई के अंदर ये रखा x1 हम लोगों ने जो फाई के अंदर ये रखा, या मैं ऐसे बोल सकता हूं जनरली कोई भी जनरल एलिमेंट कि फाई x बराबर है फाई y के, सिर्फ इतना बोल दिया मैंने कि आपका जो फाई के अंदर आपने कोई भी फंक्शन रखा है x, वो बराबर है फाई के अंदर कोई भी फंक्शन रखो y के। fx बराबर fy, मैंने इतना बोल दिया, ये समझ आया? क्योंकि मेरे को अभी रेंज बराबर रखनी है और कुछ समय बाद ये दिखाना है कि उसके डोमेन बराबर होंगे। तो हम लोगों ने उसका जो ये पूरा फाई x था, पूरा जो रेंज था, वो हमने दोनों आपस में बराबर रख दिया, फाई x बराबर फाई y। अब फाई x में किस तरीके के एलिमेंट है? इस तरीके के, तो हमें मिल जाएगा x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट 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 xn, ये बराबर आएगा। देखिए फाई x में इस तरीके का एलिमेंट था, तो फाई i में y1 डॉट y2 डॉट y3 डॉट 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 yn टाइप का एलिमेंट होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आप एक चीज ध्यान से देख सकते हैं, इस x1 से लेकर xn तक को हम लोग xi लिख सकते हैं, और इस y1 से लेकर yn तक हम लोग कोई भी जनरल नंबर yi लिख सकते हैं, जहां पर i आपका 1 से बड़ा है और n से छोटा है। ये भी आपको समझ आया? अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, क्योंकि आपने आईडीपी वाली कंडीशन पढ़ी थी, और आईडीपी ये रेंज है आपका, ये अभी भी रेंज है आपका। आईडीपी वाली कंडीशन ये कहती है कि उसके किसी भी प्रकार के, जब आप उसके सब ग्रुप के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो आपको एक यूनिक जी देता है, मतलब जी का एक यूनिक एलिमेंट मिलता है, ग्रुप का एक यूनिक एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग दो दो चीज का मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहे हैं, तो दो दो चीज के मल्टीप्लिकेशन से आपका रिजल्ट ये आएगा कि जो आपको ग्रुप मिलेगा वो भी एक यूनिक ही तो आएगा। समझ रहे हो ना? आप लोग यहाँ पर क्या कर, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर यूनिकनेस कंडीशन। यूनिकनेस कंडीशन क्या कहती है कि आप उसके दो एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का मतलब उसके सब ग्रुप के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन लो, रिजल्ट आपको एक जी का एलिमेंट मिलेगा और वो यूनिक तरीका होगा लिखने का। उसके अलावा जी को किसी और तरीके से नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर दो सब ग्रुप आपके xi बराबर थे yi के, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि एक ही एलिमेंट को दो तरीके से लिख रहे हो। जैसे देख सकते हो ना कि आपने पहले क्या करा, इधर भी लिख दिया 6 को 6 बन जा 6, और उधर भी लिख दिया 6 को 6 बन जा 6, बस नाम चेंज कर दिया आपने। उसको पहले क्या करा, 6 को x माना और 1 को y माना, और उस तरफ क्या करा, 6 को a माना, 1 को b माना, बस आपने नाम चेंज कर दिया। एक को xi बोल रहे हो, एक को yi बोल रहे हो, लेकिन दोनों की दोनों कंडीशन यूनिकनेस होती है, इसलिए रिजल्ट तो हमें सेम टू सेम देगा। ये आपको समझ आया? तो यहाँ पर हमें रिजल्ट सेम मिलने की वजह से हम कह सकते हैं हमें जी का एलिमेंट मिलता है, ग्रुप का एलिमेंट मिलता है। जब हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें ग्रुप का एलिमेंट मिलता है। और यहाँ पे ग्रुप का एलिमेंट किस तरीके से है, मतलब जो हम ईडीपी का एलिमेंट मिलता है ग्रुप का, ईडीपी का, और वो ईडीपी का एलिमेंट ये वाला है x1 से लेकर xn तक। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x1 डॉट कार्टेशियन वाला x2, फिर यहाँ पर x3 डॉट 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 xn, ये बराबर आएगा yi के लिए y लग जाएगा आपका y1 y2 y3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आपका yn आ जाएगा। समझ है? यूनिकनेस वाले कंडीशन, क्योंकि आपके ये दो बराबर रिजल्ट होंगे। आपका यूनिकनेस होता है जी, आपको दो सब ग्रुप की मल्टीप्लिकेशन लेते हो तो जी का एक यूनिक एलिमेंट मिलता है, जिसकी वजह से आपका ये x1 से लेकर xn वाली कंडीशन y1 से लेकर yn हो जाएगी। क्योंकि जी का एलिमेंट मिलता है आपको, ईडीपी का एलिमेंट मिलता है कह सकते हो, जी का एलिमेंट मिलता है नॉर्मली ग्रुप का, और यहाँ पर जो मेन आपका ग्रुप है वो इस वाले एलिमेंट की तरीके से है, उसके पास इस तरीके के एलिमेंट है। ये समझ रहे हो? सिंपल। बाकी यहाँ पर ये मत समझना कि जी आईडीपी है, जी आईडीपी है अपने सब ग्रुप का, जी आईडीपी है अपने सब ग्रुप का, लेकिन जी के अंदर एलिमेंट कुछ इस प्रकार से है, जी वाले टाइप के। ये आप समझ रहे हो, मतलब जी के टाइप के। तो हमने यहाँ पर वही लिख दिया कि xi बराबर है yi के, बाय दिस कंडीशन हमारा ये वाला रिजल्ट बराबर आ जाएगा इसके। अच्छा क्लियर तो आ रहा है? एक सेकंड प्लीज, बस एक सेकंड। हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे ये वाला जो रिजल्ट था वो कंडीशन प्रूफ हो गई, इसका मतलब हमने 1 1 वाली कंडीशन को प्रूफ कर दिया। ये समझ आया? अब हम आते हैं अपनी ऑन टू वाली कंडीशन पे, फिर इसे देखते हैं। बहुत सिंपल है, बस आपको हर एक चीज का टर्म्स एंड कंडीशन पता होना चाहिए, कहां पर क्या लगेगा, कौन किस तरीके से बिहेव करेगा, बस बाकी आपका हो जाएगा।
ये आप समझ रहे हो, सिंपल। उसके बाद आती है हमारी ऑन टू वाली कंडीशन। हम लोग अपनी ऑन टू वाली कंडीशन देख लेते हैं, एक सेकंड प्लीज। हाँ, हम लोग अपनी ऑन टू वाली कंडीशन देख लेते हैं। ऑन टू वाली कंडीशन क्या कहती है कि अगर fx इज इक्वल टू वाई है तो इसका मतलब ये है कि y के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमें y के एलिमेंट के लिए देखना है। तो y का एलिमेंट यहाँ पे क्या है, g के पास किस प्रकार के एलिमेंट है, y के पास मतलब इस प्रकार के एलिमेंट है x1 डॉट x2 डॉट x3 ऐसे डॉट 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 xn टाइप के एलिमेंट है। ये आप समझ रहे हो, ये हमारे पास y का एलिमेंट है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ये वाला, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको g इज इक्वल टू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर हमें कोई ना कोई नंबर देगा। y g है, idp है, समझ रहे हो, तो उसके पास किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, x1 डॉट x2 डॉट x3 ऐसे करते करते डॉट 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 xn टाइप के एलिमेंट होंगे, और इनका मल्टीप्लिकेशन हमें कोई ना कोई g देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ये आपको समझ आया। उसके बाद आप लोग एक काफी अच्छी चीज देख सकते हो, अगर इसका डोमेन लिख दूं कि xi जो है वो बिलोंग कर रहा है hi में, ये आपको समझ है, for i is greater than equal to 1 वो तो ठीक बात है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका साफ साफ मीनिंग है कि आप जब इनका मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो तो आपको कोई ना कोई ग्रुप का एलिमेंट दे रहा है, और ग्रुप का मेन बिहेवियर किस तरीके से है, वो ईडीपी वाला। आप कह सकते हो यहाँ पर, क्योंकि फाई जो था वो टी से लेकर जी तक जा रहा था, इसका मतलब जी के एलिमेंट के लिए आपका टी में रिजल्ट मिल रहा है। आपके पास जी का जो एलिमेंट मिल रहा है x1 x2 ऐसे करते करते xn, वो यूनिकनेस वाली कंडीशन दे रहा है, तो उसकी वजह से आपको कोई ना कोई जी का एलिमेंट देगा, आपको कोई ना कोई ग्रुप का एलिमेंट मिलेगा। ये समझ आया, इसका मतलब आप बातों बातों में समझो, उसमें लिखने का नहीं है, मैं अगले स्टेप में सीधा प्रूफ लिखने वाला हूँ, रिजल्ट लिखने वाला हूँ, इसको समझो क्या बताओगे, बस बताने के लिए, लिखने के लिए तो सीधा प्रूफ लिख दोगे कि जी बराबर, आप पहले ये कि जो हमारा ऑन टू था, ऑन टू में हमें ये दिखाना था कि y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट करता है, तो हम लोगों ने y का मतलब g, और g में किस प्रकार के एलिमेंट है, idp में दो सबकी मल्टीप्लिकेशन टाइप के एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, हम जानते हैं कि सबकी मल्टीप्लिकेशन हमें कोई ना कोई ग्रुप का एलिमेंट देता है, g देता है, और g जो होता है वो यूनिकनेस वाली कंडीशन होती है। तो उसका मतलब है कि उस ग्रुप की मल्टीप्लिकेशन आपको कोई ना कोई रिजल्ट जरूर देगी, क्योंकि ग्रुप जो है वो यूनिकनेस वाली कंडीशन है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन होकर जरूर देगा। तो इसका मतलब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये यूनिकनेस वाली कंडीशन है, आईडीपी तो यूनिकनेस वाली है ना, डेफिनेशन देखो, ये यूनिकनेस वाली कंडीशन है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई ग्रुप का एलिमेंट जरूर देगा। और जैसे ही मैंने ये बोला कि ये यूनिकनेस वाली कंडीशन है, कोई ना कोई ग्रुप का एलिमेंट जरूर देगा, इसका साफ साफ मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर इस एलिमेंट के लिए ग्रुप में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर आपको जो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वो किस टाइप का होगा, टी टाइप का। टी में किस टाइप के एलिमेंट है, इस टाइप के, ये समझ आया। तो देयर एग्जिस्ट एलिमेंट एन एलिमेंट एक एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट लाइक, आप लिख सकते हो इस तरीके से x1 ये कॉमा x2 ये कॉमा x3 कॉमा डॉट 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 कॉमा xn टाइप का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, कहां पर, बिलोंग कर रहा है टी में। तो आप सिंपल से लिख सकते हो कि ये टी में बिलोंग कर रहा है, और टी में बिलोंग करते मैं कह दूंगा कि मेरे पास हर एक y के लिए कोई ना कोई x आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू हो गया। इसलिए मैं बोल रहा था समझने वाली चीज है, क्योंकि इसे एक लाइन में लिखना है, मेरे को पता है जनरली कि यहाँ पर आईडीपी का एलिमेंट है, आईडीपी का एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होके कोई ना कोई ग्रुप का एलिमेंट देता है, और वो यूनिक होता है। यूनिक होने का मतलब जरूर कुछ ना कुछ देगा आपको, एक ना एक रिजल्ट तो जरूर देगा, और वो एक ही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर जी के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई टी एग्जिस्ट करता है, तो टी का मतलब आपके पास ये वाला एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और जैसे ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ये समझ आया, तो ऑन टू वाली कंडीशन प्रूफ हो गई। और उसके बाद हमारी होमो वाली आती है, होमोमॉर्फिज्म देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको होमोमॉर्फिज्म भी प्रूफ कर दिया तो हम लोग अपना आइसोमॉर्फिज्म कह देंगे। तो देखिए होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन काफी अच्छी है। होमोमॉर्फिज्म तीसरा रिजल्ट है ना, हाँ तीसरा, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि फंक्शन के अंदर कोई दो एलिमेंट रखो, बाहर उनका कंपोजिशन आना चाहिए अलग अलग। मैंने मान लिया यहाँ पर फंक्शन के अंदर रखा x इंटू वाई, तो बाहर आना चाहिए 5x इंटू में 5y। ये भी आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिए, मैंने फंक्शन के अंदर x y रखा है, मैं फंक्शन के अंदर इस टाइप के एलिमेंट रखता हूं तो मुझे इस टाइप के एलिमेंट यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, जब सिर्फ x रखता हूं तो x1 x2 x3 का मतलब मेरे को बाहर मिलता है x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट 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 xn टाइप के। मैंने xy रखा है तो मुझे मिलेगा x1 y1 डॉट x2 y2 डॉट x3 y3
डॉट 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 xn और yn टाइप का एलिमेंट मिलेगा। ये आपको समझ आया? अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ये समझ आया ना मैंने phi xy को ये क्यों लिखा, क्योंकि phi x का मतलब होता है x1 डॉट x2 डॉट ऐसे करते करते xn, मैं इसको एक जनरल नाम x बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर xy रख रहा हूँ, तो xy रखने पर मुझे x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे करते करते xn yn मिलेगा, और वही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस जानते हो इस चीज को, आईडीपी वाली कंडीशन में आपने पढ़ा हुआ है कि जो उसके एलिमेंट होते हैं, मतलब आईडीपी के जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में कम्यूट करते हैं, वो आपस में कम्यूट करते हैं, मतलब आगे पीछे एलिमेंट को आप पीछे आगे भी लिख सकते हो, समझ रहे हो ना? वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, वो अबेलियन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ध्यान से एक रिजल्ट समझ जाएंगे तो बाकी सारा भी आप समझ जाएंगे। मैं क्या लिखने वाला हूं कि y1 और x2 को, ये वाले y1 और ये वाले x2 को कम्यूट करूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा x, सिर्फ समझिए ये बन जाएगा x1 x2 और y1 फिर y2, कुछ ऐसा बनेगा, फिर आगे डॉट डॉट डॉट। फिर मैं क्या करूंगा, y2 और y1 को कम्यूट करूंगा, फिर मेरे पास यहाँ आएगा, फिर उसको जो भी यहाँ रिजल्ट मिलेगा और y1 मिलेगा उसको कम्यूट करूंगा, फिर यहाँ मिलेगा। ऐसे करते करते मैं y को अलग ले जाऊंगा x से पूरा अलग, फिर मैं y2 के साथ ये काम चालू करूंगा, मैं y2 और x3 को कम्यूट करूंगा तो मेरे पास y2 यहाँ पहुंच जाएगा, फिर y2 और y3 को कम्यूट करूंगा y2 यहाँ पहुंच जाएगा, फिर y2 और इसको कम्यूट करूंगा y2 यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे करते करते y2 को भी सबसे उधर ले जाऊंगा। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव या फिर बाय द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर x1 x2 x3 डॉट 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 xn, और फिर सॉरी ये नहीं लगाना है आपको, फिर यहाँ पर डॉट अगली बार आ जाएगा y1 डॉट y2 डॉट y3 ऐसे करते करते डॉट 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 yn। ये आपको समझ है? ये वाली कंडीशन आपके बराबर आ जाएगी। देखिए ना मैंने इसको क्या कर दिया, इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पर x1 y1 ऐसे लिखा था सारा, मैं क्या करूंगा y1 और x2 को कम्यूट करूंगा, ये रिवर्स होकर ऐसे हो जाएगा और y1 यहाँ पहुंच जाएगा। फिर y1 और y2 को कम्यूट करूंगा, ये रिवर्स होकर ऐसे हो जाएगा और y1 यहाँ पहुंच जाएगा। फिर y1 और x3 को कम्यूट करूंगा, ये रिवर्स होकर ऐसे हो जाएगा और y1 यहाँ पहुंच जाएगा। फिर y1 और y3 को कम्यूट करूंगा, ये रिवर्स होकर ऐसे हो जाएगा और y1 यहाँ पहुंच जाएगा, और ऐसे करता जाऊंगा जब तक y1 xn से बाहर ना आ जाए। फिर यही काम मैं y2 के साथ चालू करूंगा और रिवर्स कम्यूट करते 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 उसे बिल्कुल यहाँ ले जाऊंगा। फिर यही काम y3 के साथ चालू करूंगा, उसे कम्यूट करते 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 यहाँ ले जाऊंगा, और ऐसे करते करते मैं yn को भी कम्यूट करते करते वहां ले जाने वाला हूँ। ये आपको समझ है? तो ऐसे सारे रिजल्ट को मैं अलग अलग लिख दूंगा, जहां पर x के एलिमेंट को अलग लिख दूंगा, y के एलिमेंट को अलग लिख दूंगा, और ये तभी हो पाया जब मेरा आईडीपी कम्यूट था, और वो आईडीपी कम्यूट होता है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ x1 से लेकर xn तक का मतलब क्या है, phi x। सिर्फ x1 से लेकर xn तक का मतलब क्या है, ये वाला phi x वाला, क्योंकि आप इस पूरे जनरल नाम को सिर्फ x कहना चाह रहे हो तो आपका ये phi x हो जाएगा। ये समझ आया ना? इस पूरे के पूरे जनरल नाम को हम लोग सिर्फ x बोल रहे हैं, हम x1, x2, xn ऐसे नहीं लिख रहे, उसको पूरा एक नाम दे दे रहे कि भाई तू तेरा नाम x है। हम पूरा उतना बड़ा नाम नहीं ले सकते, रामानुजन पूरा अयंगर वाला, हमने एक छोटा सा नाम बोल दिया भाई रामानुजन, तो वही एक छोटा सा नाम है। इस पूरे के पूरे को हम उतना बड़ा नाम ना बोल के एक बोल दे रहे हैं phi x। ये समझ आया? और यहाँ y1 से लेकर yn तक का मतलब क्या हो जाएगा, phi n। और आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी, इसका मतलब मेरे पास साफ साफ कंडीशन क्या आ गई कि मैंने phi x y को अलग अलग phi x into phi y की फॉर्म में लिख दिया, और जैसे ही मैंने ये लिखा मेरी कॉमेंट वाली होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। और होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते ही वो मेरा 1-1 भी बन गया, वो मेरा ऑन2 भी बन गया, और वो मेरा होमो भी बन गया। इसको तीनों को कंबाइन करूंगा तो रिजल्ट मेरा आइसो बन गया। अब देखिए हमने अपोजिट मान के प्रूफ करा था, हम लोगों ने ये दिखाया था कि ईडीपी आइसोमॉर्फिज्म होता है आईडीपी के, और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, आप इसके नीचे अभी लिख देंगे, अब आपको सिर्फ मुंह से लिखना है बना बना के। अब सोचो इंग्लिश का पेपर दे रहे हो। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन वी नो दैट if A is isomorphic to B, then B is also isomorphic to A. Then by this condition we have proved here that कि EDP is isomorphic to IDP. Then by symmetric relation we can say that IDP is also isomorphic to EDP. मतलब EDP और IDP या फिर IDP और EDP दोनों के बीच में isomorphic वाला रिलेशन कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये समझ आया? तो आपका जो ये वाला रिलेशन था वो आइसोमॉर्फिक वाला प्रूफ हो गया। क्या कि जो आपका अगर कोई भी एक जी है अपने सब ग्रुप का वो आईडीपी है तो वो आइसोमॉर्फिक होता है अपने ईडीपी के साथ। बाकी फीडबैक जरूर दो, अच्छा लगेगा मुझे। कुछ समझ नहीं आया तो उसका रिपोर्ट कर रहा हूँ, फीडबैक दो, कमेंट में बताओ, दोबारा वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा।
और गंदा लगा है तो भी फीडबैक दो, अच्छा लगा है तो भी फीडबैक दो, उससे ना रियलिटी पता चलती है। बाकी चलिए ठीक है, अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।